मैं बात करना चाहूँगी ओवरऑल 44 में से जो 22 मैचेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब तक अगर हम स्टोरी की बात करें जो हमारे सामने शेप आ रही है टॉप 4, आपको क्या लगता है कौन कौन सी टीम्स इस वक्त जो है मजीद कोशिश कर सकती हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको हिफ्सा और तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। बिल्कुल आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेआउट किया है पॉइंट्स पोजीशन का, लेकिन ये ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू है। तकरीबन सभी टीमों ने अपने आधे मैच खेले और ऑब्वियसली पॉइंट्स टेबल पे बड़ा क्लियर है कि टॉप 4 पे कौन है। लेकिन ये भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि एक चलते टूर्नामेंट में किसी टीम की फॉर्म चली जाए, किसी का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो, कोई भी वजह बन सकती है। फॉर्म में ड्रॉप आए या जब कंडीशंस चेंज हो, कुछ कंडीशन किसी टीम को सूट कर जाती है। जैसे लाहौर में अनबीटन आ रहे थे और कराची में आके वो अभी तक एक मैच नहीं जीत सके क्योंकि कंडीशंस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है और उनके टीम कॉम्बिनेशन को सूट नहीं किया। तो इसी तरह पेशावर ज़ल्मी की एक ऐसी टीम है जो बड़ी कंप्लीट लगती है। फास्ट बॉलिंग देख ले, उनके स्पिन डिपार्टमेंट, उनका मिडिल ऑर्डर, उनके ओपनर। लेकिन अब उनके जो दो मेन बॉलर्स हैं वो जाएंगे, नाहिद राना और शरफुल, दोनों बांग्लादेश सीरीज के लिए जाएंगे। अब उसकी जगह आके सुभान, फजल या उसकी जगह अली रजा आते हैं, उनके पास ये दोनों हैं, खुरम शहजाद हैं, धानी है। अब इन चारों में से आके कौन उस तरह की परफॉर्मेंस देता है, उस प्लेस को फिल करता है, ये अब देखना है कि जब वो नया कॉम्बिनेशन अपना सेट करते हैं वो लड़के आके वही डिलीवरी देते हैं या नहीं देते। इसी तरह जो टीम इनकी है मुल्तान सुल्तान की, उनकी बैटिंग डेप्थ तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग कमजोरी है। फास्ट बॉलिंग में उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। सिडल जरूर है लेकिन वो उनके साथ दूसरी तरफ से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, उस तरह की पेस नहीं है जो नाहिद राना की थी या अली रजा की हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उन्होंने देखने हैं। हालांकि अरफात मिन्हास और फैसल अकरम उनके लिए बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और जो लाहौर है उनकी बैटिंग थिन है और बॉलिंग में भी उनके पास स्पिन ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बहुत ज्यादा रिलाई किया अपने फास्ट बॉलर्स पे। अब जब कंडीशन वैसी नहीं मिलती तो फिर उनके लिए भी मसला होता है। और बैटिंग में भी जो है अगर पकड़ ना चले और सिकंदर रजा जल्दी आउट हो जाए तो लाहौर के पास भी कोई ऐसी फॉर्म किसी की नजर नहीं आ रही कि जो हाल सके। तो ये कुछ टीमों के कंसर्न है और देखना होगा कि आगे कैसे बढ़ते हैं अगले मरहले में। बिल्कुल सलमान, लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो अब इन दोनों टीम्स के लिए जो अगले मैचेस हैं वो एक तरह से इनके लिए नॉकआउट है। इस स्टेज पर नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा अब जो है वो डेंजरस है टीम्स के लिए। आप पीएसएल में जो है इस वक्त वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, बड़ा क्लोज हैं इसके, बड़े अच्छे से इसको वॉच करें। आपको क्या लगता है अब तक हम एक बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, एक बेस्ट मोमेंटम की बात करें, हमने काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी देखी, कौन सी टीम आपको लगता है कि बैटिंग, बॉलिंग और अपने तीनों शोबों में बड़ी परफेक्ट दिखाई दे रही है? देखिए ज़ल्मी है और अगर आप उनका टॉप ऑर्डर देखें, फैसल मेंडिस की बैटिंग, बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हारिस ने भी कल के मैच में थोड़ा स्कोर किया, अब्दुल समद की भी परफॉर्मेंसेज आई हैं उनके साथ। उसी सेटअप के अंदर अब उनके पास जेम्स विंस भी आ गए हैं, वो भी बहुत उम्दा प्लेयर है और पीएसएल में बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं कराची किंग्स के लिए और दूसरी टीमों के लिए। तो उनके पास एक पहले के बैटिंग पावर हाउस भी है। अगर स्पिन में आप देखें केसवेल बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, इफ्तिखार जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उनका एक जो न्यूक्लियस है वो बड़ा आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है, वो मजबूत लग रहा है। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा ना, दो बॉलर उनके गए हैं, अब नए आके उनकी जगह कैसा रीसेट करेंगे। जब वो रिबूट होगा और नया दो बंदे आएंगे कॉम्बिनेशन में, वो आके नाहिद राना शरीफुल को रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो शायद वो स्ट्रॉन्ग टीम रहेगी इस टूर्नामेंट की। और उसके अलावा कराची की टीम बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा सा वो ऑफ कलर हुआ है। ऑन पेपर उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कराची की टीम का, उनके पास भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं और जो बैटिंग में भी देखा तो डेविड वार्नर उन्हें खुद लीड कर रहे हैं, वो भी मंजे हुए प्लेयर है इस फॉर्मेट पे। लेकिन 2-3 मैचेस में उन्होंने क्लिक नहीं किया। बहरहाल वो टीम अच्छी है। लाहौर के कंसर्न तो ये है कि बैटिंग भी कम है और स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इतनी नहीं है। इंडीज की एक ऐसी टीम है जिसका नाम बहुत बड़े हैं लेकिन वो अभी तक कोई मैच नहीं जीती। हैदराबाद किंग्स ने 2 मैच अच्छे खेले, उन्होंने कमबैक किया और मुझे लगता है कि आगे भी वो कुछ मैचेस जीतेंगे। मेरा ख्याल है कि हैदराबाद की टीम जो है ना वो मैक्सवेल के आने से उसका बैलेंस बेहतर हुआ है और फनान शाह ने उनके लिए बहुत आला बॉलिंग किया। मोहम्मद अली भी जब से नया बॉल करवाना शुरू किया है उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग किया। तो किंग्समैन का जो सेटअप है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। सही। सलमान, लास्टली आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम इस एडिशन में टैलेंट की बात करें, आपको क्या लगता है पिछले एडिशन से कितना बेहतर लग रहा है जो हमारे बैट्समैन हमारे सामने आए हैं, बॉलर सामने आए हैं?
हिफ्सा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ये हमेशा पीएसएल पे लोग तलाश करते हैं, इमर्जिंग क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं और हमेशा से अच्छा टैलेंट मिला है। लेकिन इस बार की खास बात यह है कि हमेशा बॉलिंग में ज्यादा टैलेंट नजर आया था। इस बार बैटिंग में आपके पास समीर मनार बहुत अच्छा खेलते नजर आ रहे हैं और बड़ा उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है अभी तक वो बड़ी अच्छी अथॉरिटी वाली परफॉर्मेंस है। इसी तरह एक प्लेयर है फजल जो है अब्दुल्ला फजल इनका नाम है, वो इंडीज की टीम में है, वो ओपनर है। उन्होंने कराची के लिए ट्रॉफी खेली और उनके लिए नेशनल T20 खेला। वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, वो अभी तक अपने नंबर पे नहीं खेले। अगर वो ओपन पे आए तो वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा टैलेंट है। इसी तरह शामिल हुसैन की बारियां देखें तो बैटिंग का टैलेंट जो है ना ये आना छोटी एज में, ये पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है। फरहान यूसुफ मिडल में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ना ये अच्छी न्यूज है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने पैनल की जानिब आती हूँ सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी अब जो हमारे सामने हाफ मैचेस हैं, 44 मैचेस में से 22 मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो सिनेरियो हमारे सामने है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम हमें सेफ जोन में दिखाई दे रही है? कुछ बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन किन के पास अभी भी चांस है कि वो कम बैक कर सकती हैं? देखें, इस वक्त तो ज़ल्मी और सुल्तान ही दो ऐसी टीम है जिनकी परफॉर्मेंस तसलसल से अच्छी रही। ख़ास तौर पे ज़ल्मी तो नाकाबिले शिकस्त है अब तक और एक अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बन गया है। बॉलिंग में भी उनके सुफियान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा विकेटें उन्होंने 13 ली हैं। इसी तरह अगर हम बैटिंग में देखें तो कौशाल जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा 300 प्लस रन बनाए। बाबर भी तीसरे नंबर पर हैं, वो भी बेहतर बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि कल जल्दी आउट हो गए थे। पीछे देखें तो इफ्तिखार है, तो एक अच्छा उनका कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करी है, मेरे ख्याल है वो तो सेफ़ जोन में आ चुके हैं तकरीबन। इसी तरह अगर हम मुल्तान को देखें तो मुल्तान चले कल हार गया, लेकिन उनकी भी टीम एक स्ट्रॉन्ग लग रही है। साहबजादा और स्मिथ का जो ओपनिंग पेयर है वो बहुत अच्छा है और उसी की वजह से एक उनकी टीम में एक एनर्जी आई है। बाकी भी उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं। ये दो टीमें तो लग रही हैं कि जाएंगी। कराची की टीम परफॉर्मेंस लाहौर की हद तक तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ वापस आके अपने शहर का ही पानी उनको रास नहीं आया, तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा डिक्लाइन आया है। और ख़ास तौर पे वार्नर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब से उनका केस हुआ वहाँ पे फिर अपसेट हुए, गए और फिर वापस आए यहाँ पे, उसके बाद उनकी वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन मुझे लगता है कराची भी कम बैक कर लेगी। जो इस वक्त ख़तरे में है, एक तो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम भी सिर्फ 2 मैच जीत चुकी है और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इतना नज़र नहीं आ रहा है स्पार्क। और रावलपिंडीज़ का तो सबको पता है कि 5 में से 5 मैचेस ही हार चुके हैं, तो लग रहा है हारने के लिए ही शामिल हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जीतें वो भी, रिजवान भी परफॉर्म करें, क्योंकि जब तक अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2 टीमों का, हम लोग कह रहे हैं सेफ जोन में आ गई हैं, और अगर 2 टीमें और इस तरह आगे आ गई तो उसके बाद तो फिर बचेगा कुछ नहीं। कराची को भी अगर हम उसमें शामिल कर लें तो 3 हो जाएंगी, क्योंकि कलंदर की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही। तो बाकी टीमें भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, कुछ जीतना शुरू करें ना, तो मजा आए जरा, फिर आखिर तक इंटरेस्ट रहेगा, वरना तो ऑब्वियस होगा। रावलपिंडीज को भी कोई जीत का जो मजा है वो चखना चाहिए। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है, इस्लामाबाद 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे, और कराची किंग्स इस वक्त 6 पॉइंट्स के साथ इस वक्त चौथे नंबर पर है। ये अभी तक हमारे सामने जो है वो कैलकुलेशन आ रही है। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है हम इस वक्त बात करें इस सिचुएशन पर, सिर्फ पॉइंट्स कुछ टीम्स के बड़े सेम है, नेट रन रेट भी जो है वो बहुत मैटर कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस वक्त कितनी ज़रूरी है टीम्स के लिए? देखिए अभी तक जो है ना, एक तो पेशावर ज़ल्मी तो क्लियर है, 11 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं, वो अगले मरहले में यकीनी तौर पर पहुँचेगी। बाकी टीमें अभी हैं, मुल्तान की परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी थी, लेकिन सलमान ने एक बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि उनके 2 जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, दोनों ही मेन बॉलर हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के। उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कौमी टीम की तरफ से खेलने के लिए उन्होंने वापस जाना है। उनके जाने के बाद जो 4 बॉलर बचते हैं, तो उनमें से देखना होगा अली रज़ा सुबहान और फिर धानी और खुरम शहजाद, इनमें से कौन से 2 शामिल किए जाते हैं और किस हद तक वो अपनी सलाहियतों का, क्योंकि एक मौका भी होता है नौजवानों के लिए। जहाँ तक आपने नौजवानों का क्वेश्चन भी किया था सलमान पे, तो बहुत से सामने आए, ना सिर्फ बॉलर भी बल्कि बैट्समैन भी। मेरा ख्याल हर दफ़ा मेरा ख्याल इतने ज़्यादा नहीं आते जितने इस दफ़ा एक हौसला अफजा है। हर टीम में की तरफ से कोई ना कोई नौजवान है जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो पेशावर ज़ल्मी इस हवाले से अभी तक तो ज़ाहिर है वो कोई मैच नहीं आ रहे, तो सबसे बेहतर है
और कुशाल मेंडिस तो ख़ास तौर पर आप देख लें, उन्होंने 2 या 3 मैचेस की जीत में तो अहम किरदार अदा किया, वो पकड़े नहीं जा रहे। और थोड़ा सा अगर T20 क्रिकेट को सामने रखा जाए तो माजी में भी हमने देखा, और फिर एक प्लेयर की फॉर्म होती है। अब आप देखें, जब मोहम्मद नवाज़ को PSL की बेस पे शादाब के अनफिट होने पर बहुत पहले जो है कौमी टीम में लिया गया, तो हमने ही तनकीद की थी कि PSL में इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन कौमी टीम में आए तो फिर वही मोहम्मद नवाज़ वो स्कोर भी अच्छा करते थे और बॉलिंग में भी उन्होंने विकटें ले जाते थे। अब वो मोहम्मद नवाज़ मुझे दिखाई देते हैं। इसी तरह से साइम अयूब हैं, इसी तरह से मोहम्मद हारिस हैं, यानी चंद प्लेयर ऐसे हैं जिनकी ऐसी आउट ऑफ फार्म हुए हैं कि वो उनकी जो है ट्रेन वो पटड़ी पर चलने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन अगले मैचेस में क्या होता है ये तो देखना होगा, लेकिन लगता है कि रावलपिंडी के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अपने 5 मैचेस हार चुकी हैं, और फिर जैसा जिक्र भी किया जाता है उसका फजल का बहुत ज़्यादा। तो मोहम्मद रिजवान को चाहिए चांस दें, उनको ओपनिंग पे ख़ुद पीछे आ जाएं, क्योंकि हम गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र कर चुके थे कि मानूस लबोशो ने कम अज़ कम ये तो किया कि साइम अयूब ओपनिंग पे नहीं चलते तो उनको 1 डाउन पे भेज दिया। कोई ना कोई एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि कौमी टीम की तरफ से खेलते वक्त जो प्रेशर होता है ज़ाहिर है वो लीग क्रिकेट में उतना नहीं होता है, तो इसमें तजर्बात करने में क्या हर्ज है। सही। यूसुफ, व्हाट डू यू थिंक कि अब इस वक्त लाहौर, कोयटा, हैदराबाद जो है इनके लिए अब हर मैच एक तरह से नॉकआउट है। रावलपिंडीज़ के पास भी मौका है कि एटलीस्ट वो अपना कोई मैच जीते, आगे आए। ज़ल्मी की हम बात करें, कल भी मैं डिस्कस करना चाहती थी कि जो प्लेयर ज़ल्मी के पेसर्स हैं वो वापस जाते हैं, तो फिर अब ज़ल्मी को अपना जो बॉलिंग लाइनअप है उसको कितना केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। देखें, बहुत ज़्यादा उनको मैनेज करना पड़ेगा, और उसका नुकसान भी इतनी तौर पर उनको हो सकता है, क्योंकि कल भी मैच में हमने देखा मुल्तान के ख़िलाफ़ जो नहीद राना और सरफुल इस्लाम की बॉलिंग थी, तेज़ बॉलिंग थी, उसने काफ़ी फ़र्क डाला था मैच में। वरना बज़ाहिर लग रहा था कि शायद मुल्तान की टीम ये रन चेज़ करने में कामयाब हो सकती है, लेकिन नहीद और सरफुल इस्लाम की जो बॉलिंग थी उसने मैच का 5सा पलटना उनके हक़ में किया। यकीनी तौर पर एक वेकअप कॉल भी होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए कि इनके बगैर अब उनकी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो आगे अगले मैचेस में कैसे होती है। तो ये दूसरी टीमों के लिए थोड़ा एडवांटेज भी होगा कि उनकी जो पेस बैटरी थी वो तो अब वापस जा चुकी है, और हो सकता है कि जब लाहौर में मैचेस होंगे 22-23 तारीख उनकी वापसी हो जाए, क्योंकि 3 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के साथ वहाँ पर, और न्यूजीलैंड की टीम वहाँ पर पहुँची 17 तारीख को उनका पहला T20 है। और इस तरह यकीनी तौर पर जो पेशावर ज़ल्मी की है उसके पास बैकअप में कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद होंगे जिनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को मौका मिलेगा, और पाकिस्तानी उनके लिए यकीनी तौर पर थोड़ा उनका मोराल बूस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा जो बैलेंस है वो पावर है जो पूरी पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग की, उसमें यकीनी तौर पर अब बदलाव इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लाहौर कलंदर की टीम के हवाले से कहना चाहूँगा कि जिस तरह उनकी कम्बिनेशन बना हुआ था, हम डे 1 से कह रहे थे कि लाहौर कलंदर की जो कम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट है पूरे PSL में, लेकिन कराची जाकर उनको शायद किसी की नज़र लग गई, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस में वो बेहतरीन नज़र नहीं आ रही। अब चूँकि उनके 1-2 मैचेस ही वहाँ पर बाकी, इसके बाद जो दोबारा लाहौर में उनको खेलने का मौका मिलेगा, और उनके पास अभी भी कमबैक करने का मौका है। अभी 7वें नंबर पर ज़रूर है, लेकिन अगर आगे वो 5 मैचेस जीतने में लगातार कामयाब होते हैं तो फिर वो टॉप 4 के लिए वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अब चूँकि मुल्तान सुल्तान की टीम इतनी तौर पर थोड़ा उसकी सेफ जोन में है, पेशावर ज़ल्मी है, और उसके बाद एक मुकाबला होगा पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग, कोयटा ग्लैडिएटर और कलंदर के दरमियान। हैदराबाद किंग ने भी अपना कमबैक किया, वो भी अपना टॉप 4 में जाने की अहलियत रखती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए। अब अच्छा एक पूल ऑफ प्ले बन चुका है मैचेस का कि आने वाले दिनों में अब यकीनी तौर पर हर मैच हर टीम के लिए फाइनल की हैसियत ही रखेगा। सही। अच्छा जाहिद साहब, हमने देखा कि कल 24 रन से हराया मुल्तान सुल्तान को। अगर हम कुशाल मेंडिस की बात करें 68 रन बनाए। बाबर के अर्ली आउट के बाद भी टीम ने उनकी उस तरह से प्रेशर नहीं लिया। फिर सुफियान मुकीम की जो 3 विकेट्स थी, यकीनन वो इस वक्त एक्स फैक्टर बनते जा रहे हैं ज़ल्मी के लिए, और अच्छे बॉलर भी हैं इस एडिशन के। देखिए, वही तो बार बार ज़ाहिर है हम कुशाल मेंडिस का जिक्र कर रहे हैं, एक भरपूर फार्म में है, टीम उससे फ़ायदा उठा रही है। फिर मोहम्मद हारिस भी कल निस्बतन बेहतर स्कोर कर गए, नो डाउट जल्दी आउट हुए, लेकिन टीम जो है जब 1 या 2 प्लेयर आपके सहारा देते हैं टीम को, तो फिर टेल एंडर्स तक जाके ना आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और इफ्तिखार, आपको याद होगा कि बाबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इफ्तिखार को हमने कम्बिनेशन में फिट नहीं हो रहे थे, हमने पहला मैच नहीं दिया, उनके अंदर हंगर थी। जब से उनको शामिल किया वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग भी वक्त के मुताबिक बैटिंग भी कर लेते हैं। लेकिन वही जो पहले जिक्र कर चुका हूँ कि 2 फास्ट बॉलर जाएंगे, फिर कदरे देखना होगा पेशावर ज़ल्मी कहाँ तक करती है। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर है, क्योंकि 11 पॉइंट्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, वो कोई ना कोई रिस्क या हो सकता है ये प्लेयर वहाँ से खेल कर
वापसी का शेड्यूल खैर मेरे नॉलेज में नहीं है, वापस आते हैं या नहीं आते, थोड़ा सा फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को 2 मेन बॉलर्स के ना होने से। सही। सलीम साहब, मुल्तान की बड़ी अच्छी डिसिप्लिन बैटिंग है, उसको 172 तक रिस्ट्रिक्ट करना, ये कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी थी ज़ल्मी के लिए, लेकिन इसके हवाले से आप भी जवाब देना चाहेंगे। प्लस एक इस वक्त जो एक खबर सामने आई जब मोहसिन नकवी ने कहा, जो शायकीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है, कि मैं बात करूंगा कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो वापस स्टेडियम में आए, यकीनन अगर इजाज़त मिलती है तो तब कितना डिफरेंट PSL 11 हमारे सामने होगा। मैं पहले आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूं क्योंकि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है। क्योंकि कल मोहसिन नकवी साहब से मेरी भी एक मुलाकात हुई थी, बाद में उन्होंने मीडिया से भी टॉक की, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे हुई थी ग्राउंड में, तो उनसे भी यही पहली बात थी कि जी कब होगा। तो उन्होंने उस वक्त यही कहा था कि वो खुद चाहते हैं कि ऐसा हो और वज़ीर आज़म से इस हवाले से बात करेंगे। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी मीडिया ने भी ज़ाहिर है यही, एक बाकी जो दोस्त हैं उन्होंने भी यही सवाल दोहराया, तो उधर भी यही पता चला। तो स्टाइल से ये लग रहा है कि शायद ऐसा हो जाए और जल्दी शायकीन को इजाज़त मिल जाए, क्योंकि वो एक जो एटमॉस्फेयर है ना क्राउड वाला, वो मिस कर रहे हैं हम सब। आपको टीवी पर तो आवाज़ें आ जाती हैं ना, चौकों की छक्कों की, शोर लगा देते हैं, फिर भी एक थोड़ा सा एक लगता है कि चलो यार हो सकता है बाद में जब देखें कि खाली स्टैंड है तो एहसास होता है कि लोग तो नहीं है, ये तो मसनूई आवाज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी एक माहौल फिर बन जाता है। लेकिन जब आप स्टेडियम में मैच देख रहे होते हैं, जो खाली ग्राउंड होता है, तो उस वक्त एक थोड़ा अजीब सा फील होता है, ना सिर्फ हमको, प्लेयर्स को तो बहुत ज़्यादा होता है। जितने लोगों से भी बात हुई, तो अगर ऐसा हो गया तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा ये PSL के लिए। और आप देखिएगा कि उससे PSL और कितनी उठ जाएगी। अभी भी लोगों का इंटरेस्ट तो बन गया है और टेलीविज़न पे मैचेस देख रहे हैं लोग, डिस्कशंस हो रही हैं आपस में कि ये प्लेयर अच्छा है, ये टीम अच्छी है और ये है वैसा है। तो जब क्राउड को इजाज़त मिलेगी तो उसके बाद फिर देखिएगा आप, बिल्कुल ही माहौल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। एक बात नकवी साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू में ये भी बोली थी कि जो शेड्यूल है वो शायद फिर चेंज ना हो, जहाँ पर जो मैचेस हैं वही रहेंगे। यानी अगर कराची में जो मैचेस बाकी होंगे तो कराची में होंगे, लाहौर में आपके यहाँ तो फिर काफ़ी सारे मैचेस अभी आने ही वाले हैं, जिसमें यूसुफ आपको लेकर जाएंगे एक आध में, तो वो भी है। तो होपफुली ऐसा हो जाएगा और फिर इवेंट में और ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आएगा। दूसरा, आपने जो इनकी बात की थी टीम की परफॉर्मेंस पे, कल वाले मैच में बात की थी ना आपने? जी, मुल्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से बात की। देखिए, मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइन साहबजादा और स्मिथ दोनों पर इन्हिसार कर रही थी, लेकिन साहबजादा भी छुट्टियां मनाकर आए थे तो थोड़ा ऑफ कलर नज़र आए और बहुत जल्दी वो आउट हो गए थे। स्मिथ भी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए थे। फ्लिपी उन्होंने थोड़े रन किए। शान मसूद अच्छा खेल रहे हैं। शान मसूद एक पॉजिटिव चीज़ है PSL में, और उनका स्ट्राइक रेट भी 170 या 180 का है और एवरेज भी उनकी 50 या 45 ऐसी है। वो तो बैटिंग जो उनके जो टॉप ऑर्डर थे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन टारगेट जब बड़ा हो तो कोई एक अच्छी इनिंग होनी चाहिए। जैसे कौशाल ने खेली ना, उधर से भी बाबर वगैरह आउट हुए, लेकिन वो डटे रहे, उन्होंने 50-68 बनाए, उसके बाद उनकी टीम का बेहतर स्कोर हो गया। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ थोड़े थोड़े रन कर रहे थे और आउट हो रहे थे, और आखिर में पता नहीं क्या हो गया था कि सबके जो बैट थे लग रहा था वो बिल्कुल मुंजमद हो गए, लग ही नहीं रहे थे शॉर्ट उनसे। डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग उनको खेलना पड़ी है। क्या हुआ, जैसे भी अच्छी बॉलिंग थी जो थी, कोशिश तो करते, एंड में बड़ा मायूस किया इन लोगों ने जो बैटिंग वगैरह नहीं कर पाए, और वरना वो लग रहा था अगर एक आध छक्का लगता कुछ होता तो बन सकता था मैच, लेकिन ऐसा लग रहा था हाथ बंद गए इन लोगों से, बिल्कुल खेला ही नहीं गया, चाहे नवाज हो या एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। अगर हम ज़ल्मी के लिहाज से बात करें, यूसुफ, ये जब भी टिकट्स की बात आती है, मैच देखने की बात आती है, आप हंस क्यों रहे थे? मैं देख रहा था कि सलीम साहब हमेशा ये कहते हैं कि आपको लेके जाएंगे, लेकिन जब तक हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं होगी इस PSL में तो कैसे यूसुफ आज कह दें अगर हुकूमत इजाज़त देती है मैं आपको ले जाऊंगा। जी बिल्कुल, आपको लेकर आप ये ना कहें कि हुकूमत अगर इजाज़त देती है, आज आप कह दें। अब 21 तारीख से दोबारा लाहौर में ये मैचेस शुरू होंगे, तो यकीनी तौर पर जैसा होप की जा रही है कि कम से कम 50% क्राउड उसको इजाज़त तो मिल जाएगी। मैं 50 में आना चाहती हूँ। अगर इजाज़त मिलती तो फिर आपको इतनी तौर पर हम मैच भी दिखाने के लिए लेके जाएंगे, लेकिन अच्छी बात होगी कि क्राउड की वापसी होगी और PSL का जो रंग है वो खूब जमेगा, क्योंकि लोग टीवी पर देख कर मैचेस को बोर हो रहे होंगे, खिलाड़ी भी बोर हो रहे हैं अकेले खेलते हुए। जब PSL के ग्राउंड भरे होंगे, ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठे होंगे, वो
हल्ला गुल्ला करेंगे तो यकीनी तौर पर एक नया रंग जमेगा वहाँ पर। बस ठीक है, आज यूसुफ ने कह दिया सलीम साहब अगर मैचेस में स्पेक्टेटर्स को इजाज़त मिलती है तो वो मुझे साथ लेकर जाएंगे और यहाँ पर एक इतिहास रकम होगा, तारीख में लिखा जाएगा। यूसुफ ने एटलीस्ट मान लिया है कि मैं आपको ले जाऊंगा। लेट्स सी वो हम उनके साथ मैच देखने जाते हैं या नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी अपने प्रोग्राम में। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।